प्रिय बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, आपके चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर एक बार ऑनलाइन आपके सामने आज हम एक टॉपिक शुरू करना जा रहे हैं जो हम कल पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। कई बच्चे कंपटीशन की तैयारी जो करते हैं पहले से ही सोच लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। उन बच्चों का सिलेक्शन कभी भी नहीं होता है। और जो बच्चा दृढ़ निश्चय के साथ सोच लेता है और दिल और दिमाग से मेहनत करता है, दिल और दिमाग से सोच लेता है, वो बच्चा एक दिन सफलता के मुकाम पर पहुंचता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं मेरा टॉपिक शुरू करता हूं। तो बच्चों देखो, हम जो बात कर रहे थे कल, कालीबंगा की बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कालीबंगा की बात कर रहे थे। अच्छा, कालीबंगा की जो लोकेशन है, इसके खोज करता है, इसके उत्खनन करता है, सर्वप्रथम जानकारी देने वाले, ये चीजों पर हम कल बात कर चुके थे। और ये कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है। अच्छा, जो कल हमने समाप्त किया, सेम उसी जगह से आज इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कालीबंगा कि यहां पर भूकंप के अवशेष मिले थे, मकानों में दरारें पड़ी हुई मिली थी, और एक बालक की खोपड़ी जिसमें 6 शल्य चिकित्सा, सर्जन कला, हाइड्रोस्पोलिस के अवशेष मिले थे। ठीक है। देखो, यहां कालीबंगा के अंदर देखो एक है कि जूते हुए खेत के अवशेष मिले थे। जूते हुए खेत के अवशेष मिले थे। और एक यहां पर लोथल के समान हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएं के अवशेष मिले हैं। अब कहते हैं कि यहाँ पर लोथल में हवन कुंड, अग्नि वेदिकाओं के जो अवशेष मिले हैं, और इस हवन कुंडों के अंदर कहते हैं कि कुछ हड्डियां मिली थी, हड्डियों के अवशेष। इससे सिद्ध होता है कि कालीबंगा के अंदर नर बलि छाग बलि की प्रथा थी। नर बलि छाग बलि की प्रथा थी। ठीक है। अच्छा सुनो, यहां कहते हैं कि तंदूर के भी अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में तंदूर के अवशेष मिले हैं, और एक कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। और यहाँ स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष भी मिले हैं, जिसका प्रयोग कहते हैं कि वास्तु दोष को दूर करने में काम आता था। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की देन है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, कालीबंगा में जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, लोथल के समान यहाँ पर हवन कुंड, अग्नि वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं, इसमें हड्डियों के अवशेष मिले। इसका प्रसिद्ध होता है कि कालीबंगा के अंदर नर बलि और छाग बलि की प्रथा थी। स्वास्थ्य चिन्ह के अवशेष मिला है, इसका प्रयोग वास्तु दोष को दूर करने में काम आता था। ठीक है। और यहाँ पर तंदूर के अवशेष मिले, और एक कपड़े में लिपटा कहते हैं कि उस्तरा मिला है। और इसके अलावा मैंने आपको बताता हूं कि एक यहाँ पर हाथी दांत का कंगा। ठीक है। और हाथी दांत का कंगा और कांसे के बर्तन मिले हैं। यहाँ पर कांसे के बर्तन यहाँ पर मिले हैं, और सिप्पी के आभूषण मिले हैं। सिप्पी के आभूषण यहाँ पर मिले हैं। और इसमें देखो, कालीबंगा के बारे में दशरथ शर्मा ने कहा था कि कालीबंगा एक सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी का है। क्या का है? तीसरी राजधानी का है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा एक तीसरी राजधानी है, और ये कोटेशन किसकी है? दशरथ शर्मा की। ठीक है। अच्छा, कालीबंगा के लोग, इस सभ्यता ये कैसे खत्म हो गई, कैसे उजड़ गई, इसमें दो मत है। एक तो गोपीनाथ शर्मा ने ये कहा है, गोपीनाथ शर्मा इसने ये कहा है कि कहते हैं कि कच्छ का जो रण है,
कच्छ का रण है यानी अरब सागर, और उसमें रेत भर गई थी, कच्छ के रण में रेत भर गई थी और सूखी हवाएं चढ़ने लगी, और बरसात की कमी से कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है वो नष्ट हो गई थी, कालीबंगा के लोग नष्ट हो गए थे। तो ये कोटेशन तो हो गई गोपीनाथ शर्मा की, ठीक है। और एक इतिहासकार केनेडी, यू आर केनेडी, और केनेडी ने ये कहा है कि यहाँ कोई संक्रामक रोग फैल गया था। कौन सा रोग फैल गया था? संक्रामक रोग फैल गया था, और उस समय के प्रशासन से वो रोग कंट्रोल में नहीं हुआ था, और कहते हैं कालीबंगा सभ्यता है वो नष्ट हो गई, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा का तो मत है कि कच्छ के रण में रेत भर गई थी, सूखी हवाएं चढ़ने लगी, कालीबंगा सभ्यता नष्ट हो गई, और केनेडी का मत है कि कोई संक्रामक रोग फैल गया था, इसलिए यहाँ की सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक। अच्छा, अब कहते हैं कि यहाँ कालीबंगा में एक बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है कंपटीशन लेवल का, भाई कालीबंगा में एक तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और एक इसको कहते हैं प्राक हड़प्पा युगीन स्थल, प्राक हड़प्पा युगीन स्थल, एक कहते हैं हड़प्पोत्तर, हड़प्पोत्तर सभ्यता के अवशेष। क्या समझे बच्चों इस चीज से? आप समझे नहीं, मुझे लगता है कुछ नहीं समझे ना, आप नहीं समझे ना। तो कालीबंगा एक हड़प्पाकालीन स्थल है, हड़प्पाकालीन स्थल है, कालीबंगा प्राक हड़प्पा युगीन है। अब कहते हैं कि कालीबंगा एक ऐसी सभ्यता है, एक ऐसा स्थान है जहां से कहते हैं कि हड़प्पा से पहले से भी कोई दुनिया बसी हुई थी, पहले से, इसका मतलब प्राचीन, प्राक। और कहते हैं हड़प्पोत्तर, हड़प्पा के बाद भी यहाँ पर कोई बस्ती थी, हड़प्पा के बाद भी यहाँ पर कोई बस्ती थी, तो इसलिए हड़प्पोत्तर, इसको कह सकते हैं पश्च हड़प्पा। क्या कह सकते हैं? पश्च हड़प्पा, पश्च हड़प्पा के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो कालीबंगा एक हड़प्पाकालीन स्थल है, कालीबंगा एक पश्च हड़प्पाकालीन स्थल है, और कालीबंगा एक प्राक हड़प्पा युगीन स्थल है। कालीबंगा प्राक हड़प्पा युगीन स्थल है, कालीबंगा हड़प्पाकालीन स्थल है, कालीबंगा हड़प्पोत्तर यानी पश्च हड़प्पाकालीन भी स्थल है, ठीक है। ये इतनी चीजें हमारी कालीबंगा के बारे में कुछ बच गई थी बताने के लिए, जो मैंने कल जो कालीबंगा करवाया था। तो एक बार वो छोड़ो, कालीबंगा में तंदूर के अवशेष मिले हैं, उस्तरा के अवशेष मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग कहते हैं कि वास्तु दोष को दूर करने में काम में आता था। और यहाँ पर जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, गेहूं और जौ के। किसके मिले हैं? गेहूं और जौ के। और लोथर के, कहते हैं कालीबंगा में लोथर के समान हवन कुंड, अग्नि वेदिकाओं के अवशेष मिले हैं, जिसमें हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि कालीबंगा के अंदर नर बलि यानी छाग बलि के बर्तन थे, ठीक है बच्चों। कालीबंगा हमारी कंप्लीट हो गई है, कल भी इस टॉपिक को पढ़ा था, कुछ बातें जो बच गई है वो मैंने आज क्लियर की है, ठीक है। अब इसके साथ हम कालीबंगा की जो अगला पुरातात्विक स्थल है वो हम पढ़ेंगे, ठीक। सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, मैंने आपको कल ये बताया था कि पूरा का पूरा जो हमारा इतिहास है, पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास हम क्रम से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और हमारा जो पहला टॉपिक था वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हमने सबसे पहले कालीबंगा को कंप्लीट किया है। हमारा एक स्थल कंप्लीट हुआ है कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा के बारे में सारी बातें मैं क्लियर कर चुका हूं। कालीबंगा के बारे में किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? ठीक है। अब हम दूसरा स्थल शुरू करेंगे आज। सुना होगा आपने बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता, ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का दूसरा स्थल है। आपने सुना होगा बेराट के बारे में, कुछ नॉलेज होगा आपको। अगर नहीं है तो आज बेराट के बारे में ज्ञान प्राप्त करिए। देखो, बेराट सभ्यता, बेराट का जो प्राचीन नाम है वो विराट नगर है। क्या नाम है? विराट नगर। विराट का प्राचीन नाम क्या है? विराट नगर। और ये विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी।
मत्स्य जनपद विराटनगर महाभारत काल में, कौन से काल में? महाभारत काल में। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का उल्लेख महाभारत काल में मिला है और कहते हैं कि मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराट नगर थी। उस विराट सभ्यता की हम बात कर। उस समय विराट नगर मत्स्य जनपद की राजधानी महाभारत काल में, वर्तमान में विराट सभ्यता, इसको हम पढ़ रहे हैं, विराट सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो विराट सभ्यता, प्राचीन विराट नगर, मत्स्य जनपद की राजधानी महाभारत काल। लेकिन वर्तमान में ये सभ्यता कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है? मैंने कल ही बताया था कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, चाहे भारत की प्राचीन सभ्यता है, चाहे वर्ल्ड की प्राचीन सभ्यता, इनका पहला प्रश्न इसकी लोकेशन के बारे में ही बनता है कि वो स्थान कहाँ है। सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो सभ्यता कहाँ है। ठीक है, तो आप देखो विराट सभ्यता है जयपुर। कहाँ है बच्चों? जयपुर जिले में। कहाँ है? जयपुर जिले में। और जयपुर में कहते हैं कि शाहपुरा उपखंड में। कहाँ? शाहपुरा उपखंड, शाहपुरा उपखंड में है। ठीक है, शाहपुरा उपखंड। उपखंड का मतलब समझ गए, एक तहसील से बड़ी प्रशासनिक इकाई होती है और जिले से छोटी इकाई होती है, उसको उपखंड कहते हैं। और शाहपुरा उपखंड जयपुर में इसके अवशेष है। ठीक है, अब शाहपुरा जयपुर में इसके अवशेष है, तो आपको पता है शाहपुरा जयपुर के अंदर अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों का उत्तरी छोर एक तरीके से कह सकते हैं सीकर जयपुर। ये तो यहां कहते हैं बिज्जक की पहाड़ी, बिज्जक की पहाड़ी, बहुमली की डूंगरी, बहुमली की डूंगरी और महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी। यहां इन पहाड़ियों में कहते हैं कि हमारी विराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। बिज्जक की पहाड़ी है, बहुमली की डोंगरी है, महादेव की पहाड़ी है, ये पहाड़ियां हैं। ठीक है, डोंगरी का मतलब होता है पहाड़ी, और पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं जहां पर कहते हैं कि हमें विराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि विराट सभ्यता का प्राचीन नाम विराट नगर है, मत्स्य जनपद की राजधानी महाभारत काल में, और वर्तमान में विराट सभ्यता जो इसके कहां विकसित है, इसके अवशेष है जयपुर में, जयपुर के शाहपुरा उपखंड में। और जयपुर के शाहपुरा उपखंड में अगर बात करेंगे तो कौन सी पहाड़ियों में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो बिज्जक की पहाड़ी है, बहुमली की डोंगरी है, महादेव की पहाड़ी। ठीक है, आप देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी पुरातात्विक स्थल होता है हमेशा नदियों के किनारे विकसित होता है। तो हम बात करेंगे कि ये विराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहते हैं कि ये सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन से नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, अच्छा, बाणगंगा नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं इसे? अर्जुन की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अर्जुन की गंगा। अब देखो अर्जुन की गंगा किया गया है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर बाणगंगा को अर्जुन की गंगा क्यों बोलते हैं? इसमें देखो कहते हैं एक जनश्रुति है, महाभारत काल में आपने सुना है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। पांडवों ने अज्ञातवास, अज्ञातवास का मतलब समझ गए, जिसको कहीं किसी को पता नहीं, अज्ञात का मतलब पता नहीं है, वास करने का, भूमिगत। तो पांडवों ने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था और कहते हैं कि यहाँ अर्जुन था, एक पांडव। आपने सुना है अर्जुन धनुर्धारी अर्जुन, कौनते पुत्र अर्जुन। तो अर्जुन के साथ द्रौपदी थी। कौन थी? द्रौपदी थी। और द्रौपदी को यहाँ पर कहते हैं प्यास लग गई थी। द्रौपदी को प्यास लग गई थी। अब द्रौपदी को प्यास लगी और द्रौपदी की प्यास को बुझाएगा कौन? अर्जुन बुझाएगा। ये प्यास के बारे में तो अर्जुन को कहेगी। और कहते हैं कि अर्जुन ने एक पहाड़ी पर एक तीर चलाया था, एक बाण चलाया था। वो कहते हैं कि उस बाण से कहते हैं कि जल की धारा फूट गई थी। तो कहते हैं कि बाण से एक गंगा बही, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाणगंगा नदी कहते हैं। और किसके बाण से? अर्जुन के बाण से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा कहते हैं। किसकी प्यास बुझाई थी अर्जुन ने? द्रौपदी की प्यास बुझाई थी।
तो कहते हैं किंवदंती के अनुसार इस नदी का नाम जो बाणगंगा है, बाण से जो गंगा निकलती है, और किसके बाण से? अर्जुन के बाण से, इसलिए अर्जुन की गंगा कहते हैं और बाणगंगा नदी कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इस नदी के किनारे ये हमारी सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कल बताया था कि दो बातें क्लियर हो गई कि विराट सभ्यता है कहां? जयपुर में। कौन से उपखंड में? सापरा उपखंड में। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे विकसित है? ये भी बात क्लियर हो गई। कौन सी नदी के किनारे विकसित है? बाणगंगा नदी के किनारे विकसित है। और बाणगंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? अर्जुन की गंगा। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस सभ्यता की खोज किसने की, इसके खोजकर्ता कौन थे। तो विराट सभ्यता की खोज 1936 में दयाराम साहनी, क्या नाम है? दयाराम साहनी ने सभ्यता की खोज की थी। दयाराम साहनी, वही दयाराम साहनी जिसने 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, वही दयाराम साहनी जिसने 1936 में हमारी विराट सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, और अब देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी सभ्यता होती है उसके अवशेष जो उसके उत्खनन खुदाई करने से मिलते हैं। तो इसकी खुदाई करने वाले यानी उत्खनन करता एक है नीलरतन बनर्जी और एक है कैलाश दीक्षित। ये दो आदमी, नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था और इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। जिस प्रकार से मैंने आपको कल कालीबंगा बताया था, तो कालीबंगा के खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष, और कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन थे? बीवी लाल और बीके थापर थे। उसी प्रकार से इस सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन हो गए? नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो कि यहां 1837 में, कब? 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी बरट कोई घूमने के लिए आए थे 1837 में। जैसे सभ्यता की खोज की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हुई थी, उससे पहले मैं बात कर रहा हूं 1837 की। कैप्टन बरट एक अंग्रेज अधिकारी यहाँ कहते हैं कि घूमने के लिए आया था। ठीक है, इसको अंग्रेज अधिकारी बरट को यहाँ बेलचक की पहाड़ी के अंदर एक शिलालेख मिला था। क्या मिला था? शिलालेख। ठीक है, और इसको बेलचक शिलालेख भी कहते हैं, इसे भाब्रू शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं? भाब्रू शिलालेख कहते हैं। इसे विराट शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं? विराट शिलालेख कहते हैं। और इस शिलालेख से सिद्ध होता है कि अशोक मौर्य का नाम सुना है आपने? अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सिर्फ अशोक मौर्य के बारे में सिर्फ एक ही शिलालेख ये कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, और वो कौन सा शिलालेख है? भाब्रू शिलालेख है, विराट शिलालेख। और इस शिलालेख में अशोक मौर्य को कहते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ में विश्वास प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। वो कौन सा शिलालेख है? भाब्रू शिलालेख, विराट शिलालेख। ठीक है, अब सुनो बच्चों, मेरी बात को सुनते रहना अच्छी तरह से क्लियर होगी सारी चीजें। तो इस शिलालेख हम बात कर रहे थे, भाब्रू शिलालेख, विराट शिलालेख, इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, और इन त्रिरत्नों में विश्वास प्राप्त करते हुए किसको दिखाया गया है? अशोक मौर्य को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि एक सभ्यता जो विराट है, इसमें बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, महाभारत कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, और महाकाव्य कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, और एक मौर्य कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। अब यहाँ पर 4 प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, 4 प्रकार के प्रश्न हैं जो कंपटीशन में आते हैं, और विद्यार्थी इन क्वेश्चनों को बार-बार गलत करता है, लेकिन आज के बाद गलत नहीं होगा। राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल है?
राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां पर बौद्धकालीन संस्कृति के अवशेष मिले? इसका उत्तर क्या होगा? बेराट। राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां पर महाभारत कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं? क्योंकि विराट नगर एक महाभारत काल का समय था, तो उसका उत्तर क्या होगा? बेराट। राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां पर महाकाव्य कालीन संस्कृति के अवशेष मिले? क्योंकि महाभारत एक महाकाव्य था। महाभारत क्या था? एक महाकाव्य था। और राजस्थान का कौन सा पुरातात्विक स्थल जहां से मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं? क्योंकि अशोक मौर्य का शिलालेख मिला है, जिसे भाब्रू शिलालेख कहते हैं, विराट शिलालेख कहते हैं। और अशोक को कहते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों विश्वास प्राप्त करते दिखाया गया है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो मैंने आपको विराट सभ्यता के बारे में बताया है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना कि विराट सभ्यता, इसका प्राचीन नाम विराट नगर है, मत्स्य जनपद की राजधानी। और कहते हैं कि इसका वर्तमान जो लोकेशन की बात करेंगे, जयपुर, शाहपुरा उपखंड, और यहाँ बीजक की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, भौमली की डोंगरी, जहां पर इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और ये सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। और बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, क्योंकि यहाँ महाभारत काल के अंदर अर्जुन ने द्रौपदी की प्यास बुझाई थी, इसलिए अर्जुन की गंगा। और कहते हैं कि अर्जुन के तीर से गंगा निकली थी, इसलिए इसका नाम हो गया बाणगंगा। फिर मैंने बताया कि विराट सभ्यता की खोज 1936 में दयाराम साहनी ने की थी, और उत्खननकर्ता नीलरतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित है। फिर मैंने ये बात आपको बताया था कि 1837 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्फ यहाँ खोदने के लिए आए थे, और इसने एक शिलालेख खोजा था, जिसे कहते हैं भाब्रू शिलालेख कहते हैं, विराट शिलालेख कहते हैं। और इसी शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में विश्वास प्राप्त किया था, बुद्ध, धम्म और संघ। तो अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसे सिद्ध होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? वो कौन सा है? भाब्रू शिलालेख है, विराट शिलालेख है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। यहीं से जो मैंने आज खत्म किया है, यहीं से मेरा टॉपिक कल से शुरू होगा। हम वादे झूठे नहीं करते, हम जो कहते हैं वो बिल्कुल सत्य कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जैसे कालीबंगा कुछ लाइनें बच गई, वो मैंने आज क्लियर की है। आज मैंने विराट सभ्यता शुरू की है, इसमें जो कुछ लाइनें हैं, कुछ बातें बच गई है, वो कल मैं यहीं से ही शुरू करूंगा। नमस्ते बच्चों।